देखिए कायद साहब, एजाजुल एहसन एक बहुत मोतबर नाम है अदलिया का। मुझे याद है पनामा केस जब इन पे लगा तो बहुत खबरें आई थी कि इन पर इतना प्रेशर था कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने प्रेशर की परवाह नहीं की और हर हाल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। आपको याद होगा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तो नवाज शरीफ साहब, कमर जवेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद और 4-5 जज साहबान के नाम लेते थे और गालबन किसी जगह उन्होंने वीडियो में एजाजुल एहसन साहब की हाजिर सरबत जज साहब की भी तस्वीर उतराई थी कि पहले इन सबको साइड पे करो। अब रिजाइन उन्होंने क्यों दिया है, बड़ी अजीब सी बात है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है ऊपर अल्लाह की, अगर उस जज साहबान को किसी वजह से रिजाइन देना पड़ा, एक दिन पहले मज़ाहर नकवी के खिलाफ बकायदा प्रोपोगंडा पे करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं हर तरफ। ना वाक़ा का करता हूँ, हमारे साथ एक सहाफ़त में आजकल सुपरस्टार है मारिया मेमन, एंकर है जिन्होंने बहुत मेहनत की, एक मुकाम बड़ी जल्द हासिल किया। बेशक मारिया, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। मारिया, क्या इस्लामाबाद में अब हर दूसरे दिन ऐसी खबर करते हैं कि पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, हवाओं की रुख की बजाय तूफान से आने लग पड़ते हैं। ये आज जो डेवलपमेंट हुई है, कल ईसा साहब ने हुआ, आज एजाजुल एहसन साहब ने रिजाइन दे दिया, क्या देख रही हैं इस्लामाबाद, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं 2 दिन पहले ना शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी कोई सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने ना कहा कि पहली मर्तबा ना इस मुल्क की सियासत की मुझे समझ नहीं आ रही। सोचे शेख रशीद साहब जो इतने पुराने खिलाड़ी हैं, कई दहाइयों से, मुझे लगता है हमारी पैदाइश से पहले की वो सियासत करें, एटलीस्ट मेरी पैदाइश से पहले की, तो अब वो कह रहे उनको समझ नहीं आ रही अब क्या हो रहा है सियासत के अंदर, तो हम तो बेचारे बिल्कुल नौमौलूद किस्म के तालिब इल्म हैं। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर ये सबसे बड़ी इधर के निज़ाम का मजाक है। ये किसी एक के जुम्बिश कलम से, किसी एक डील से पूरा निज़ाम उलट पुलट हो जाता है। अब वो तमाम लोग जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देने के फैसले के अंदर एक अहम किरदार अदा किया, आहिस्ता आहिस्ता वो जो उस पूरे एक सेटअप के लोग थे वो मंजर से जाते जा रहे हैं, और ये उसी की एक कड़ी है। चूंकि नवाज शरीफ साहब के मामलात हो गए हैं बेहतर, उनकी कुछ शराइत थी, अब वो शराइत पूरी हो रही हैं, और उसके बाद जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको कोर्ट के अंदर भी जो दरकार थी, शायद उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो रही है। 3-4 साल पहले हालात कितने मुख्तलिफ थे ना भट्टी साहब। अब देखें, नवाज शरीफ साहब ने आकर अपनी बहुत सारी शराइत मनवाई हैं, तो थोड़ा हमें क्रेडिट देना चाहिए ना कि वो अच्छे नेगोशिएटर तो हैं। मतलब आप उनकी आइडियोलॉजी से डिसएग्री करें, उनके नुक्ते नज़र से डिसएग्री करें, लेकिन उनकी नेगोशिएटिंग जो कैपेसिटी है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना, कि आके उन्होंने एक एक करके वो सारे किरदार मंजिल से हटाने का जो मुतालबा था उसको पूरा भी करके दिखा रहे। अच्छा मारिया, ये बताएं कि नवाज मरियम साहबा खुद फरमाती रही, मोहतरम मरियम नवाज साहबा, के नवाज शरीफ तब आएंगे जब जीरो रिस्क होगा, इमरान खान गिरफ्तार होगा, जेल में जाएगा, इलेक्शन में नहीं जाएगा, हमें ग्राउंड लेवल प्लेइंग तब फील्डिंग मिलेगी, और एजाजुल एहसन साहब का भी नाम लेते रही। तो डू यू थिंक एक फैमिली जो पहले 3 दफा रही है इतना निज़ाम पे हावी हो गई है कि पूरे मुल्क का उन्होंने सारी अफरा तफरी फैला दी है, एक तरफ बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया जो 3-4 साल पहले था, और अब तो लगता है कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक बादी नजर में फैसले हो रहे हैं। देखिए, इसमें तो जो सवाल है वो तो निज़ाम वालों से भी पूछना चाहिए ना, क्या ये निज़ाम इतना हल्का है, इतना फोका है कि उसमें आप जब आए अपनी मर्जी से सब उलट पुलट कर दें, सब कुछ तलपट कर दें? तो ये सवाल तो उनसे भी पूछना चाहिए है। सवाल नवाज शरीफ साहब से भी पूछना चाहिए कि वो किन शराइत पे वापस आए हैं, और जो आगे के मंजरनामे के ऊपर क्या क्या कमिटमेंट्स उन्होंने की हुई हैं, क्या क्या कमिटमेंट्स उनसे की गई हैं। माजी के अंदर तो वो कहते रहे कि कभी कोई डील नहीं की, पर ऐसा तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मुआहदे भी हैं जो मंजर आम पे आते रहे हैं उनके किए हुए मुख्तलिफ औकात पे। तो अभी वो किन शराइत पे आए हैं, उसके क्या खदो खाल हैं, और जब वो आएंगे तो फिर वो किस तरह की सियासत करेंगे ये भी देखना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक तबीयत है, एक मिजाज है, उनकी किसी न किसी मुकाम पे लड़ाई हो ही जाया करती है। इस मरतबा वो ऐसा क्या करेंगे कि उनकी लड़ाई नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? और इस बात की क्या गारंटी है कि 1.5-2 साल बाद दोबारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लकीर के उस तरफ नहीं खड़े होंगे और दोबारा इसी तरह की शिकायतें कर रहे होंगे? बहुत इफ्स एंड बट्स हैं इस वक्त। मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, मुझे लगता है वीक टू वीक, मंथ टू मंथ जो है ये स्ट्रैटेजी बन रही है और एग्जीक्यूट हो रही है। मारिया, सैयद काजी अर्ज कर रहा हूँ,
मारिया मैं इसको एक जनरलाइज एक और एंगल से सवाल करता हूँ। एक मफरूज़ा था और तदरीसी किताबों में हमें पढ़ाया भी जाता था और हम बड़े सिद्ध के दिल से यकीन रखते थे कि डेमोक्रेसी की बार बार मोर डेमोक्रेसी, इफ वी नीड द मोर डेमोक्रेसी। दिस इज़ द थर्ड सो कॉल्ड टर्म, बल्कि आगे निकल गई है जो जमहूरी हुक्मरानों में है। तो आप ये नहीं समझते कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको जो बड़े मालियाती इंटरेस्ट हैं, वो मफाद हैं, उन्होंने बड़े बड़े इदारों को ना सिर्फ सबड्यू कर लिया बल्कि उनको भागने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपनी इज्जत बचा के भाग रहा है। मैंने अभी पहले इनको बताया था कि एक मस्जिद जज साहब जिनसे मेरी कुछ साहब सलामत थी किसी वजह से, तो मैंने उनसे रिटायरमेंट से पहले पूछा, उनका भाई दिन गिन रहे हैं और निकलना चाहते हैं नीवे नीवे होके। तो ये जो मालियाती मफादात ने एक तो सहाफत को जो है वो लौंडी बना दिया और आज सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये टाइकून, ये माफियोजी, इसी का रूल होगा और इदारे सब सर्विट होंगे। दिस इज वन ऑफ द वर्जन। टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू? काजी साहब, मैं बड़ी मुख्तलिफ बात करूंगी और मैं बड़े बोझल दिल के साथ बात करूंगी। जो इस खित्ते के अंदर हम मामलात देख रहे हैं, आप बांग्लादेश से आगाज करें, उस वक्त इस खित्ते का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, शायद जो पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन है उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर हुआ, जहां पे तकरीबन हजारों पॉलिटिकल ओपोनेंट से जेल के अंदर थे। और वहां पे एक फैशिज्म है, वहां की जो हसीना वाजिद साहिबा जो एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक लीडर है। आ जाइए आगे भारत के अंदर, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है मोदी, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि फैशिज्म बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है। जमहूरियत के जड़ से ही वहां फैशिज्म निकल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली बर्मा में आप चले जाइए, वहां पे भी फैशिज्म की एक है, लेकिन वहां जमहूरी फैशिज्म नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर भी ना हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक जमहूरी फैशिज्म है, या तो आप सबमिट करें जो भी नवाज शरीफ साहब 1999 के अंदर अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे उस तरह के फैशिज्म की बात करें, या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के फैशिज्म की बात करें, या फिर इमरान खान साहब भी कोई इतने डेमोक्रेटिक उनके ख्यालात नहीं थे, तो अगर वो इक्तदार में आ जाते या इस पूरे मरहले में वो जी जाए तो एक वो भी फैशिज्म की एक एग्जाम्पल होती। तो मुझे लगता है इस खित्ते के अंदर लोगों का जो फ्यूचर है शायद वो फैशिज्म ही है। अब वो जमहूरी फैशिज्म हो या फिर जो गैर जमहूरी फैशिज्म हो। सो आप अपने इर्द गिर्द पूरा माहौल देखें, इंडिकेटर्स देखें, तो जमहूरियत का मुस्तकबिल मुझे इस पूरे खित्ते में कोई इतना ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मारिया, बड़ा मुझे अच्छा अगर आप कोई डिसएग्री करते हैं तो जरूर बड़ा वजाहत किया, मगर एक मैं और चाहता हूं कि क्रिस्टलाइज हो जाए ये बात आपकी वसातत से, क्योंकि बड़ी खूबसूरती से आपने टेकअप किया है। इसमें जमहूरियत से तो हमारा कोई गला नहीं। जमहूरियत का तो लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, 508 हिजरी में पहले 508 BC में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ, पीपल्स रूल। ये जब से पैसा आया है कब्जे का, यहाँ पे बरमला कुछ खानदान है कब्जे के, वो कहते फिरते हैं, कल कोट कर रहे थे इस बात को हारून रशीद साहब के, जनाब इन्होंने तो खर्चे भी असी चुकने हैं, इन्होंने तो ग्रासरी भी साढ़े पल्लों आती है। डोंट यू थिंक कि जो इस ब्लैक मनी की, कब्जे के पैसे की, हाउसिंग सोसाइटियों के 2 नंबर माल की जो अंदर सराहियत हुई है, वो उसने एवं जमहूरियत का एक नाम रह गया है। अब ये खौफनाक एक माशी आमरीत है जिसके आगे तमाम इदारे सरनगू हैं। जी 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 बिल्कुल, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। देखिए दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसी एलीट कैप्चर है। हम अपने पड़ोसी चीन की बात कर लेते हैं, वहां पे जो फैसले कोई जमहूरी तरीके से तो नहीं होते, वहां पे भी एक तरह से एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। हम अगर अपने एस्पेक्ट से देखें तो जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन वहां पर हमने देखा कि उन्होंने कुछ 600 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर भी निकाला है। अगर आप अमेरिका चले जाएं तो वहां पर भी जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे सरमाया तबका जो है वो गन लॉबी के खिलाफ भी अपना कंट्रोल रखता है। वो बाकी सारी जो और मामलात है मराहत के लिए, वहाँ तो ओपन लॉबिंग होती है, वहाँ पे भी मराहत याफ्ता तबका है। वहाँ कभी कौन से कितनी गरीब जो है उनको कोई मौके मिलते हैं। सो ये शायद इसी सिस्टम, इसी पाबंदियों, इन्हीं मजबूरियों के रहते हुए भी कौमें तरक्की करती हैं। सो अगर पाकिस्तान के अंदर मराहत याफ्ता तबका इक़्तिदार में आता है तो उनको इस बात से कौन रोकता है कि वो अपने मुल्क के लोगों को भी गुर्बत से, अबे आप पैसा बनाए, लोग पैसा बनाए, पाकिस्तानी पैसा बनाए, फीकस उनकी आमदनी बढ़े, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मसला जब यह है कि चंद लोग कहते हैं कि सिर्फ हम ही पैसा बनाएंगे और बाकियों को सोशल अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ वो नहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते। दुनिया भर में ये निजाम है जहां पे मुट्ठी भर लोग मुल्क की। मारिया, आप बड़ी मासूम है, आप बहुत ज्यादा मासूम है। अगर जब मैंने आपके हिस्से का माल भी खुद खाना है, अवाम के हिस्से का माल भी खुद खाना और रातों रात अरबपति बनना है,
तो फिर मैं किसी दूसरे का नहीं सोचूंगा। चले मारिए ये देखें, एक तो मुज़ाहिर नकवी साहब का आया, एजाजुल एहसन साहब का आ गया, तो कहा जा रहा है कुछ सिनेरिटी पे भी इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, पसे पर्दा बातें चल रही हैं। डू यू थिंक आइंदा रिजाइन कोई और भी आ सकते हैं? और दूसरा, यकीनन चीफ जस्टिस की बात को तो हम हतमी मानते हैं कि उन्होंने कहा 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, उन्होंने कहा बीबी से मशवरा करें, लेकिन अब मेरा ख्याल है इतना दरगुजर कर देंगे टीवी पे बात। तो डू यू थिंक आप इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे और मजीद इंतशार और फैलेगा, या आने वाले दिनों में सियासी इस्तेकाम देख रही है कुछ? भट्टी साहब, आपका सवाल ही इतना अफसोसनाक है ना। देखें, अब आप इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले टेलीविजन के ऊपर आप जैसा शख्स, या हम कहीं भी जाते हैं, वो लोग हमसे ये पूछते हैं क्या इलेक्शन होंगे। डू यू रियलाइज कि कितना ये सैड सवाल है। एक 24 करोड़ लोगों का एक वाइब्रेंट मुल्क है, और अभी हम यही पूछ रहे हैं कि क्या उनको 1.5 हफ्ते 2-3 हफ्ते के बाद वोट देने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल ही बड़ा दुखी है। देखिए जी, आई होप जो फैसला साज है, जो ये पूरा स्क्रिप्ट है, या जो भी इसको लिखने वाले, उनके जेहन में कोई प्लान हो, बिकॉज बाहर से बैठ के हमें लगता है कोई प्लान नहीं है। देयर मेकिंग, एवरीवन इज मेकिंग अप शिट एज वी मूव फॉरवर्ड। तो जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, डे टू डे, वीक टू वीक स्ट्रैटेजी बन रही है। लॉन्ग टर्म क्या कोई सोच रहा है इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम होगा? 2 साल हो गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आए हुए। 2 साल में एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, या जहां मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट होनी हो। अब 2 साल के बाद भी आज हम उधर ही खड़े हैं कि अगले 6 महीनों में इलेक्शन हो के क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। रहम करें इस मुल्क के हालात के ऊपर भाई, लोगों को जीने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके। उसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं। तहरीके इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी है, अदलिया है वो भी है, एवरीवन इज, जो जिसके पास भी ताकत है, और मीडिया भी है, हम अपने आप को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मुल्क के ऊपर रहम करें, कहीं किसी पासे लगने दें, हुकूमत बनने दें। देखिए, लोग अगर फॉर एग्जाम्पल चले एक मफरूजा कि आप PTI की गवर्नमेंट इलेक्ट कर लेते हैं, करने दें भाई उनको। गलत काम करेंगे, वो गलत फैसला करेंगे, अपने फैसलों के खुद जवाबदेह होंगे। अब 75 साल से आप बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए नवाज शरीफ ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए भुट्टो ठीक नहीं है, अब तुम्हारे लिए इमरान खान ठीक नहीं है। लोगों को ये फैसला खुद करने दें हमारे लिए कौन ठीक है। आपने जो बताया उसका जो कबाड़ा और सत्यानाश है वो हम देख रहे हैं, वो भुगत रहे हैं हम लोग। सो जो भी ये प्लानर है, आई होप कि इसकी कोई लॉजिकल एंडिंग हो। इधर से बैठ के हमें नहीं लग रहा किसी ने कोई प्लान किया कि आगे क्या होना है।